में कर दिया ताकि जब हम रिवीजन कर रहे हो तब हमें प्रॉब्लम है। तो ऐसी I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent. मेरी आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्हें मैट्रिक्स नाम के चैप्टर से डर लगता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो सीबीएसई में अराउंड 18 से 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन कवर करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं बात करता हूं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स से हर साल मिनिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। एंड मैट्रिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैट्रिक्स बहुत सिंपल होती है। सिर्फ स्टूडेंट से अगर कोई गलती हो रही है तो वो सिर्फ किस चीज की होती है, कैलकुलेशन की। एंड कुछ जगह पर कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जहां पे वो ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं और स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले मैट्रिक्स की थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, उसके टर्म्स को याद करें, उसके जो अंदर मटेरियल है, जो टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को समझें। देन आफ्टर एनसीईआरटी को सॉल्व करें, देन आफ्टर एग्जाम्पलर को सॉल्व करें। तो आप सीबीएसई के लिए मैक्सिमम प्रिपेयर है। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मैट्रिक्स के एनसीईआरटी का सोल्यूशन। मैं सबसे पहले मैट्रिक्स के एनसीईआरटी का सोल्यूशन दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप एटलीस्ट एनसीईआरटी के लिए इधर उधर ना भटके। आप सीधा मेरी अद्वेशा मैथ चैनल पे आइए एंड उस पे सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने डालना है राकेश यादव सर। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स का सोल्यूशन। अब चैप्टर वाइज में सारा कंटेंट बना रहा हूं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप भी चैप्टर वाइज प्रॉपरली नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। कोई भी चीज मिक्सअप मत कीजिएगा कि हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 सब एक ही कॉपी में कर दिया ताकि जब हम रिवीजन कर रहे हो तब हमें प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने नोट्स को सबसे अच्छे तरीके से बनाइएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी का सोल्यूशन। सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा, एक्सरसाइज हमारी है कौन सी, एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 की अगर मैं बात करता हूं, एक्सरसाइज 3.1, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखो मैं ये मानकर चल रहा हूं आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो मैं एक थ्योरी के ऊपर वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो के अंदर से पूरे चैप्टर की थ्योरी को हम डिस्कस कर लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, मैट्रिक्स डिफिकल्ट नहीं है, मैट्रिक्स स्कोरिंग है और आसान है। सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ध्यान देना, और कैलकुलेशन की जो गलतियां हैं वो नहीं होती अगर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की होती है तो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसका क्या है, वो ये कहता है, यहां पर ये वाला क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको कुछ मैट्रिक्स के बारे में रिवीजन के तरीके से समझा देता हूं, आप लोग को मालूम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ने जो मैट्रिक्स की रिवीजन या नोट्स में जो हमने पढ़ा है मैट्रिक्स के, वो क्या पढ़ा है, मैट्रिक्स एक ऐसी अरेंजमेंट होती है, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जो हमारी क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या करता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है, हमें इजी हो जाता है कई जगहों पे। ठीक है, तो जो डेटा अरेंज होता है बेसिकली वो रो के फॉर्मेट में और कॉलम के फॉर्मेट में होता है। तो जो नंबर ऑफ रो होती हैं, यहां पर 1 2 ये 3 हो गया, इसी तरह कॉलम्स हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। एंड मैट्रिक्स के ऑर्डर में हमेशा सबसे पहले आर होता है, फिर सी होता है। आर स्टैंड फॉर द रो एंड सी स्टैंड फॉर द कॉलम, कि क्या कॉलम है हमारे पास। ठीक है, कितने कॉलम्स। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, तो इस एग्जांपल के हिसाब से मेरे पास 3 रो एंड 4 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/4। ठीक है, सिंपल है ये, कोई परेशानी नहीं है। एंड सेकंड थिंग, जैसे कि किसी एलिमेंट, सॉरी एक मैट्रिक्स लिख कर मैं आपको एक बेसिक समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। जैसा देखो, जैसा कि हम काम कर दें, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। सिंपल। अब आप सोच रहे होगे सर आपने ये नंबरिंग कैसे लिखी, देखो बहुत सिंपल होता है, मैंने आपको बताया है। ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ये आपके क्या होते हैं, रो होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये रो है, राइट। और ये जो आपके पास अगर देखा जाए वर्टिकली, अगर देखा जाए तो वर्टिकली है, तो ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है।
ये आपके पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 एंड कॉलम 4 है। इन्हीं के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट होता है उसी को अरेंज करते हैं। सबसे पहली चीज, इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका ऑर्डर 3/4 है, यानी कि इसमें 3 रो और 4 कॉलम है। और अगर मैं पर्टिकुलरली किसी एक को उठाकर बाहर ले आया, जैसे मैं इसको बाहर ले आया A23, तो आप समझो सबसे पहली बात तो ये जो बंदा है ये क्या है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का क्या है, एलिमेंट। और ये जो है ये क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, समझ लीजिएगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन क्या कहलाती है, ये। तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ते हैं। कहता है ये एक मैट्रिक्स दी है ए इस तरह से लिखिए। कहता है सबसे पहले तो आप ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताइए, दूसरा कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए, एंड तीसरा कहता है राइट द एलिमेंट एट द फॉर्मेट, यानी कि A13 A21। तो ये जानते हो क्वेश्चन किस लिए, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको मैट्रिक्स को समझाने के लिए है कि किसी मैट्रिक्स को अगर हमने लिखा है तो उस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उनको कैसे पढ़ोगे आप, किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे पढ़ोगे आप। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस कराने के लिए है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं और किस एलिमेंट की क्या पोजीशन होती है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं। तो देखो भाई, इसका आंसर वैसे तो आप खुद भी लिख सकते हो क्योंकि अभी आपको समझ आ गया, मैंने बेसिक समझा दिया। इसके अंदर कितनी रो हैं ध्यान से देखते हैं। ये रो R1 हो गई, ये रो R2 हो गई और ये रो R3 है, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करता हूं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या हुआ इसका, इसका ऑर्डर है 3/4, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है 3/4, ये तो आपको समझ में आ गया। ऑर्डर एक चीज और दे देता है हमें, ऑर्डर का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो मुझे यह पता चल जाता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, जो कि उसने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट आता है, नंबर ऑफ, सॉरी दोनों एक साथ हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हो गया 3 इंटू में 4, यानी कि ये 12 एलिमेंट इसमें, काउंट करना चाहो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको काउंट करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, पर आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगाने हैं तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉलम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। थर्ड पार्ट को मैं यहां पर कर देता हूं। थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर पोजीशन के एलिमेंट बताने, यानी कि अगर A13 की बात करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 13, अपने मन में बोलकर देखिए। 13 सबसे पहले क्या है, RC, ठीक है। RC हमारे पास क्या है, रो, यानी कि पहली रो और थर्ड कॉलम। तो चलते फर्स्ट रो में गए और थर्ड कॉलम पे, तो एलिमेंट कौन सा आया, 19, यानी A13 क्या है, 19। अगला मेरे पास क्या है, A21। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं यहां पे गया सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो मेरे पास क्या आ गया 35। फिर मेरे पास क्या आता है, A33 पे जाता हूं, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कितना आ जाएगा, -5, ये रहा -5। फिर A24 कितना हुआ, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, यानी कि 12 आ गया। A कितना है, 2 3, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय द 2, ये मेरे पास आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत आसान था, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर अगर मुझे 2/3 दिया, यानी कि 2 रो 3 कॉलम, तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे। एलिमेंट तो आप कहोगे सर 2 इंटू में 3 कितना दे दिया, 6 दे दिया। तो यहां पर आपको ऑर्डर दिया हुआ है, यहां पर उसने ऑर्डर दिया हुआ है, तो आपको ये दिया हुआ है, तो आपको पता चल गया कि आपने 6 बना लिया, 6 एलिमेंट हो गए। बट अगर आपसे वो ये कहता है कि मेरे पास 12 एलिमेंट है, ये लो 12 एलिमेंट, आप इससे मैट्रिक्स बना के दे दो। एक स्टूडेंट कहता सर मैं बनाऊं, तो एक ने बनाया, सर एक काम करते हैं
एक रो लेते हैं और 24 के 24 है हाँ 24 के 24 कॉलम बना देते हैं। उसमें मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। दूसरा कहता है सर एक काम करो ना, 2 रो ले लो और 12 एलिमेंट 12 कॉलम बना दो। तो कहने का मतलब ये है जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है 24। अब इसके फैक्टर आप बनाइए जिनकी मल्टीप्लिकेशन 24 दे। तो सबसे पहला आपके पास है 1 इंटू में 24, ये आपको कितना देगा 24 ही देगा। तो नंबर ऑफ रो कितनी हुई 1, कॉलम कितनी हो गई 24, ये एक मैट्रिक्स माना जाएगा। ठीक है, दूसरा 2 ले लीजिए तो ये 12 हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा 24 एलिमेंट मिलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, नंबर ऑफ रो कितने हुए 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 12। आगे चलते हैं, 3 इंटू में 24 किस पे आता है 8 पर, तो आपके पास कितना हो जाएगा 24, यानी कि 3 रो लोगे और 8 कॉलम्स लोगे आप। नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 इंटू में 6, ये भी मुझे 24 देगा। फिर आगे चलता हूं मैं, अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, एक ने लिखा सर उल्टा करते हैं, यानी कि 6 रो 4 कॉलम, ये भी मुझे 24 देगा। तो ये आपसे ये पूछता है कि सर ये दोनों सेम है या अलग अलग है, ये दोनों अलग है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है आपका 6 रो और 4 कॉलम्स रखता है और ये वाले में 4 रो 4 कॉलम, तो दोनों मैट्रिक्स अलग है। ठीक है, इसी तरह का इसका रिवर्ट लिख दीजिए 8 इंटू में 3, फिर आपके पास और कुछ बचता है तो आपके पास 12 इंटू में 2, ये भी लिख दिया 24, फिर आपके पास बनता है 24 इंटू में 1, ये भी आपको 24 देता है। तो आपको समझ में आया, इतने मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। इस वाले में हमारे पास एक ही रो है, परंतु इस वाले में हमारे पास 24 रो है और एक कॉलम है, तो ये भी पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं जब हमारे पास 24 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है तो आप बता सकते हो। अब अगला जो है, अगला कहता है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास है 13, इसका बताइए। देखो 13 एक प्राइम नंबर है, ये बेचारा खुद से मल्टीप्लाई होता है और 1 से होता है, सॉरी खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो कहने का मतलब है, इसको जरा देख लेते हैं। तो 1 इंटू में 3, एक रो 13 कॉलम, ये आपको क्या देगा 13 देगा, और या फिर 13 इंटू में 1, ये भी आपको कितना दे देगा 13। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी और कोई 2 नंबर ऐसे नहीं है जिन्हें आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 13 मिले। तो यानी इसके सिर्फ और सिर्फ कितने मिल सकते हैं 2 मैट्रिक्स। तो अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई प्राइम नंबर के एलिमेंट मिलते हैं तो आपने क्या करना है, प्राइम नंबर के एलिमेंट में आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से बनेगा चाहे इस तरीके से बनेगा। ओके, और आप लोगों को एक बात और याद दिला देता हूं, आप लोगों ने इस तरीके के मैट्रिक्स का एक स्पेशल नाम भी रखा होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है तो उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, और इस तरीके के मैट्रिक्स का भी नाम रखा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होती है तो उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसमें से कोई भी क्या हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मालूम है ना, 4 इंटू में 4 होगा, 3 इंटू में 3 होगा, 5 इंटू में 5 होगा, 2 इंटू में 2 होगा, 1 इंटू में 1 होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बना सकता। अब एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मतलब मैं जैसे अगर मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना है तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि भाई मेरे पास 24 एलिमेंट है, तो विच काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, किस तरीके का मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। मैंने ऑप्शन दे दिया, रो मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, और मैंने लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, और नन ऑफ दिस दे दिया। तो जनरली स्टूडेंट क्या मैट्रिक्स क्या टिक करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगा अगर मेरे पास 24 एलिमेंट होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन नया है, मार्क कर लीजिएगा, मेरे दिमाग में अभी भी आया कि इस तरीके का भी क्वेश्चन बनाकर हम लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना, जिस स्टूडेंट ने इस तरीके से प्रैक्टिस की होगी उसको समझ में आ जाएगा भाई क्या करना है, और उसको समय भी नहीं लगेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली आपको कौन देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे देगा जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 4 है, 9 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट, 25 एलिमेंट। हालांकि ये स्क्वायर के अलावा भी देंगे, नो प्रॉब्लम, बट ये स्क्वायर देंगे ये कंपल्सरी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों नहीं करूंगा, इसकी वजह है मैंने 2 में आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप 3 को खुद से ट्राई करो। आपको 18 एलिमेंट दिया हुआ है, आपको उसके ऑर्डर नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स लिखने हैं और उनके ऑर्डर्स लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह 5 दिया है। तो मेरे पर इसमें एक सवाल है, एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन ये है कि जब जब मेरे पास 5 एलिमेंट है तो मैक्सिमम कितने मैट्रिक्स बना सकता हूं, पहला कमेंट करना आपने। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या 18 एलिमेंट का यूज करके मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकता हूं। ये दो क्वेश्चन है मेरे इसके लिए। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आएगा, अगर आएगा तो 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख तो दोगे, सॉल्व तो कर दोगे, आपको समझ आ जाएगा, फटाफट कर दोगे। तो वो स्पीड के चक्कर में एंड लगता है कि फटाफट करने के चक्कर में, तो आप प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से मत कीजिएगा। डन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है, मैं इसकी पूरी प्रेजेंटेशन सीबीएसई में कैसे यूज होती है वो लिख रहा हूं, आप उसको उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सोल्यूशन। अब हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है ए। तो ये दिया हुआ, आप यहां पर लिखो ए इज इक्वल टू द ए आई जे। जो ऑर्डर यहां पर दिया होता है उस ऑर्डर को लिखो, यानी कि 2x2 आपने लिख दिया। तो अब जब ये लिख देते हो तो उसके बाद ये एक रॉ मैट्रिक्स बनाओ, यानी कि इस डेटा के हिसाब से कहता है कितनी रो है 2 और कॉलम कितने हैं 2। तो मेरे पास A11, A12, A21 और A22, ये मेरे पास आ गया 2x2। बहुत सिंपल हो गया। जैसे ही आप इतना काम कर देते हो तो आपके लिए गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं जरा आगे चलता हूं। मुझे AI क्या दिया है, AIJ दिया हुआ है, I प्लस में J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2, ये मुझे दिया हुआ है। बस सबसे पहला एलिमेंट मुझे क्या निकालना है, A11। A11 कैसे निकलेगा, A11 यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट करके होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करके क्या देगा 2। तो A11 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई, ठीक है। फिर मुझे क्या निकालना है, A12। क्लियर रहेगा, मैं यहां से देखूंगा और पुट करता जाऊंगा। I की जगह 1 और J की जगह पे 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल आउट नहीं होगा और इसे पॉइंट पे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जो नेक्स्ट है मेरे पास A21 इज इक्वल टू द, यहां पर I की जगह 2 और 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 यानी कि 9 डिवाइडेड बाय द 2 एंड A22। तो ये मेरे पास आ गया 2 प्लस में 2 होल डिवाइडेड बाय होल, सॉरी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय द 2, ये कितना हो जाएगा 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करके कितना आ जाएगा 8। अब आपने ये ना एलिमेंट निकाल लिया, तो इस एलिमेंट को फटाफट सजा दो। A इज इक्वल टू A11 पर क्या आ रहा है मेरे पास, A11 पे मेरे पास 2 आ रहा था तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। A12 पे मेरे पास क्या आ रहा है 9/2, ठीक है। A12 आ गया। A21 पे भी मेरे पास 9/2 आ रहा है और A22 पर मेरे पास क्या आ रहा है 8। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अगर आप इस तरीके से करते 2 नंबर का क्वेश्चन, एक सिंगल मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। क्लियर है, ओके। नाउ अगर अब मैं बात करता हूं सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड भी सेम पैटर्न पे, थर्ड भी। तो मैं डायरेक्टली प्रेजेंटेशन का पहला पार्ट, ये जो इनिशियल पार्ट है, बाकी के 2 क्वेश्चंस के लिए सेम यूज करता हूं, यानी मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। मुझे क्या चाहिए सेकंड पार्ट में, Aij इज इक्वल टू द I डिवाइडेड बाय द J, मुझे ये चाहिए, राइट। तो मेरा सबसे पहला एलिमेंट है A11 यानी 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आ गया। A12 यानी कि I 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1/2 आ गया। फिर मेरा जो अगला एलिमेंट है वो है A21, I की जगह 2 और इसकी जगह 1, तो ये दे देगा आपके पास 1 और ये आ गया 2। A22 तो ये कितना दे देगा 2 डिवाइडेड बाय द 2 कैंसिल करके मुझे 1 देता है। तो मेरा सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द 1 पोजीशन पर 1 है, 1 पोजीशन 1/2 है और 2 पोजीशन पर 2 है और इसकी जगह पर 1 है। क्लियर हो गया। अब बारी आती है थर्ड की। तो थर्ड मेरे लिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क मतलब अगर आपको ये समझ में आ जा रहा है थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। इसके अंदर कैलकुलेशन का पार्ट है, तो कैलकुलेशन के पार्ट को गलत मत कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखकर सॉल्व करना है। यानी कि I की जगह 1, J की जगह 1, जब आप 1 1 निकाल रहे हो, जब आप 1 2 निकाल रहे हो तो I की जगह 1 और J की जगह 2, परंतु 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करना मत भूलना। क्लियर है, मान के चलता हूं आपसे हो जाएगा, और हो जाएगा, मानने की वाली बात नहीं है, आप लोग कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। तो मैं फिर से सेम पैटर्न से करता हूं, आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी स्टार्ट करो, प्रेजेंटेशन को मत भूलना, ठीक है, प्रेजेंटेशन को छोड़ना नहीं है।
तो सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं, यहाँ पर सॉल्यूशन पे ए आ गया। ए मेरे पास क्या है भाई लोग, ए है। ए को मैंने लिखा A-I-J, उसने लिख के नहीं दिया, मैंने लिख लिया। और ऑर्डर क्या है 3/4, यानी थोड़ा सा बड़ा, यानी टोटल एलिमेंट कितने आएंगे इसमें। मेरा सवाल है आपसे, टोटल एलिमेंट कितने आएंगे 12, ठीक है 2/3 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, तो सबसे पहले मैंने इस मैट्रिक्स को सुंदर सा बना लिया। फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखूंगा A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम है। फिर मैं लिखूंगा A21, A22, A23, A24, फिर मैं लिखूंगा A31, A32 और A33 और A34। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। सो अब मुझे ये एलिमेंट निकालने हैं बाय यूजिंग द ए। अब मेरे पास ए क्या है भाई, A-I-J जो मेरे पास है वो है 1/2, ये मॉडुलस है। बड़ा अच्छा इंसान होता है मॉडुलस, सबसे अच्छा फंक्शन मुझे यही लगता है। क्यों अच्छा लगता है मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस कहता है कि मेरे पास कुछ भी आता है तो मैं उसे पॉजिटिव कर देता हूं। यानी कि मैथमेटिक्स में सबसे पॉजिटिव इंसान आपका कौन है, मॉडुलस। कहता है कुछ भी नेगेटिव मेरे अंदर डालो, पॉजिटिव डालो तो मैं पॉजिटिव दे ही रहा हूं, परंतु नेगेटिव वैल्यू भी देते हो, यानी नेगेटिव करने की कोशिश करते हो, तो मैं भी तब भी मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, पॉजिटिव बना सकता हूं। तो इंसान को जो होना चाहिए वो मॉडुलस होना चाहिए, मैन मॉडुलस, यानी मॉडुलस मैन, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा है, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि एक इंसान को मॉडुलस मैन होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी नेगेटिव लाइफ में आया तो उसे आप पॉजिटिव बना लो। सो अगर मैं बात करता हूं A11, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2, डन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस का 3, आई की जगह 1 प्लस में 1, यहां पे आ गया मॉड, तो मॉड को लगाया ऐसे, A11 इज इक्वल टू द 1/2, यहां से माइनस का 3 प्लस में 1 मॉड, A11 इज इक्वल टू द 1/2। अब ये बनता है माइनस का 2। मैंने स्टेप बाय स्टेप किया ताकि आपसे कोई गलती हो रही हो तो उस गलती को आप सुधार देना, ठीक है। मॉडुलस कहता है कि मैं इस इंसान को पॉजिटिव बना दूंगा। काट के वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, सॉरी। A11 की वैल्यू कितनी है 1। अब हम क्या निकालेंगे A12, तो चलो भैया फटाफट निकालते जाते हैं। माइनस का 3 इंटू में I की जगह 1 और J की जगह 2, चलो तो मेरे लिए क्या बना ये बन जाता है A12 की वैल्यू बन जाती है 1/2 मॉड में -3 प्लस में 2। अब आपको पता है -1 आने वाला है तो डायरेक्टली मैं लिख दूं, है ना, बार बार इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए क्यों परेशान करना है किसी को, ठीक है। A13, ठीक है, I1 और J3 लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 -3 इंटू में 1 प्लस में 3, ओके बढ़िया इंसान है ये भी। 1/3 इज इक्वल टू द 1/-3 प्लस में 3, ये तो 0 दे रहा है भाई, बढ़िया। क्योंकि देखो भाई ये 0 इंटू में 1/2 0 दे देगा। फिर आपके पास बनता है A14 इज इक्वल टू द 1/2 -3 इंटू में 1 प्लस में 4, आ गई ना बात। पॉजिटिव पे तो ये कोई इंपैक्ट डालता ही नहीं है, पॉजिटिव इंसान को पॉजिटिव ही रखता है। A14 इज इक्वल टू 1/2 एंड +1, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा +1, यानी कि 1/2 आ गया। ये वैल्यूज आ गई मेरे पास, यानी कि ये रहा A11 की वैल्यू ये रही, A12 की वैल्यू ये रही, A13 की वैल्यू ये रही और A14 की वैल्यू ये रही। आपको ऐसे मार्क नहीं करना, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग A। अब मुझे क्या चाहिए A21, तो A21 की वैल्यू देखो, बड़ा अच्छा किया उन्होंने CBSE वालों, सॉरी NCERT वालों ने। उन्होंने क्या किया, मेथड पिछले में समझा दिया, इस क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको सेम मेथड की। क्लियर है, चलिए तो A21 की बात करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -2 -3 इंटू में 2 प्लस में 1, क्योंकि I आपके पास 2 है और J ये हो गया, तो ये आ गया 1/2 ब्रैकेट में -6 प्लस में 1, यानी कि ये -5 + 5 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। किसकी वैल्यू, A21 की वैल्यू है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, जब हम नेक्स्ट की तरफ आएंगे A22, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 इंटू में 2 प्लस में 2। समझ में आ रहा है ना, हमने I की जगह 2 और J की जगह 2 पुट कर दिया। बाकी तो मुझे पता है तुम लोग बिना मेरा यहाँ मतलब बिना आप बोर्ड को देखे सॉल्व कर रहे होगे, मुझे पता है आपको समझ आ गया, आप लोग करते जाइए, ठीक है ना। स्क्रीन से थोड़ा सा साइड बैठिए और साथ में सॉल्व करते रहिए, ठीक है। जहां पे अटक जाओ तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा आप लोग पर, यही है कि आप लोग सोच रहे हो सर स्क्रीन ऑन कर दिया चला कर देखना, बस देखते जा रहे, नहीं। अगर आपको समझ में आ गया एक स्टेप से तो आप पॉज करो और फिर से लिखना स्टार्ट करो। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 4, यानी कि 4/2 कैंसिल करके 2 आ गया। फिर एक आपके पास 2 3 आ जाएगा, 1/2 माइनस में 3 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 -6 प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 एंड -3 इज इक्वल टू 3/2। A24 आ गया आपके पास 1/2 -3 इंटू में 2 प्लस में 4, यानी कि 1/2 -6 प्लस में 4,
यानी कि 1/2 मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हमारे पास क्या बच रहा है, ये वाला बच रहा है। ठीक है, थोड़ा सा साइन चेंज कर देते हैं। A13 हो गया कि नहीं हुआ? नहीं, 13 तो 3 1 है भाई। A31 तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू में मॉड ऑफ 3 इंटू में 3 प्लस में 1 यानी कि -8, यानी कि कितना बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करके कितना बनेगा 4। मैं फिर से बता रहा हूँ, -8 है, मॉड पॉजिटिव कर रहा है इसलिए मैंने डायरेक्टली 8 लिख दिया। अब थोड़ा सा जगह कम है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 -3 इंटू में 3 प्लस में 2 करे फटाफट। ये -9 प्लस में 2 यानी कि 7/2 आ जाएगा, 7/2। इसका आ जाएगा A33, ये कितना हो जाएगा 1/2 मॉड में 3 इंटू में 3 प्लस में 3 इज इक्वल टू 9 में से आप क्या माइनस करोगे 3, माइनस का 6, मॉड उसे पॉजिटिव कर देगा यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल करके आपको 3 दे रहा है। अब बचता है A34 आपको देने वाला है -3 इंटू में 3 प्लस में 4 -5 डिवाइडेड बाय, मॉड का -5 है तो +5 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया। तो मैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स को लिख दूं, एक ही बोर्ड पर आपको सब एक साथ मिल जाएगा। A11 कितना है 1, A12 कितना है 1/2, A13 कितना है 0, A14 कितना है 1/2। आप लोग भी अपना आंसर मैच करते रहिए, मुझे पता है आप लोगों ने सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। A21 कितना है 5/2 है ना। उसके बाद देखो मैं ना यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ A22 ताकि आपको मेरे बोर्ड पर यहाँ पर देखने में आपको कोई परेशानी ना हो। A23 ठीक है, A24 ये रहा। अब बाकी ये तो सामने मैंने लिखे हुए हैं। तो A22 की अगर बात करते हैं तो A22 है 2 और A23 है 3/2 और A24 है 1 और A31 है 4 और आपके पास 32 है 7/2 फिर 3 फिर 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये 3/4 का सुंदर सा मैट्रिक्स तैयार हो गया। बहुत सिंपल सा है, समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको बताया कैलकुलेटिव है। अगर आप कैलकुलेशन पे फोकस करके चलोगे तो गलती नहीं होगी, 2 नंबर प्यार से तुम्हारे हैं। ठीक है, बाकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन वाला पार्ट मिस मत करना किसी भी तरीके से। डन। अब आप लोगों के लिए आ गया थोड़ा सा दिवाली गिफ्ट, ये आपने करना है। 3/4 का है, 12 एलिमेंट बनाने हैं, कॉन्सेंट्रेट करके कीजिएगा, एनसीईआरटी के पीछे जाके आंसर मैच कराइए। ठीक है, क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रैक्टिस साथ के साथ करो यार, मतलब मेरे पे डिपेंड मत रहो कि सर भी यार सेकंड क्वेश्चन करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, हमने तो वीडियो चला लिया। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं ये बात, बिकॉज मैं देखता हूं सामने जब फिजिकल क्लासेस लेता हूं मैं यहाँ पर, जब मेरे सामने ऑफलाइन में बच्चे बैठे होते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो क्वेश्चन जानते हैं पर सॉल्व करते हैं छोटी 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 गलतियां करते हैं। ऐसी गलतियां मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाओगे, यार ये कैसे हो सकता है। एक चीज उन्होंने सही लिखी है फिर वही चीज नीचे आके गलत लिख देते हैं, बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ राइटिंग। मैथमेटिक्स सिर्फ कहती है लिखो प्रैक्टिस एंड ऑल। क्लियर है? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले इसमें यूज होने वाले कंसेप्ट को समझा देता हूं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, यानी 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। उससे पहले आप ये समझिए, कोई भी इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स पता है ना सभी लोगों को कब होते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम, क्या हो रहा है यार, ऑर्डर मस्ट बी सेम यानी दोनों मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरा पार्ट है एलिमेंट एट रिस्पेक्टिव पोजीशन आर सेम या इक्वल, दोनों सेम या इक्वल होने चाहिए, बस इसी पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट 6 का फर्स्ट पार्ट। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता मैट्रिक्स के अंदर, समझना बहुत आसान है। अब वही आपसे कहता है कि हमें दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फॉर द फॉलोइंग। देखो कई बार वो चीजें आपसे बोलेगा नहीं कि ये मैट्रिक्स दूसरे के इक्वल है, सिंपल सा आपको समझना पड़ेगा। यानी कि मैं आपसे कहता हूं जैसे 4 3 x5 इज इक्वल टू द yz 1 5। अब एक बच्चे का डाउट आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। देखो उसने क्वेश्चन में दिया इक्वलिटी का साइन,
यानी कि कंफर्म्ड है ये मैट्रिक्स इक्वल है। दूसरा, इनका जो एक नॉन वेरिएबल वाला एलिमेंट है, इसमें एक नॉन वेरिएबल एलिमेंट कौन सा 5 है, जो दोनों में सेम पोजीशन पर सेम है, यानी मैट्रिक्स इक्वल है। जो मिसिंग एलिमेंट है उनको मुझे लिखना है। तो ये मैट्रिक्स इक्वल तब होगा, वैसे इसने दिया है, कहता मुझे एक्स और वाई एक्स वाई जेड दे दो, तो मैंने कहा अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस रिस्पेक्टिव पोजीशन पर, क्या 1, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर, देखो तो y की वैल्यू 4 आ गई। एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन को देखा z के, तो z इज इक्वल टू 3 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आया समझ में, नहीं आया? सेम हम क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड में करेंगे। ये थोड़े से कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है, इनमें कोई परेशान नहीं करेंगे आपको ये। तो सेकंड की अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, x प्लस में y, 5 नहीं x प्लस में y के आगे भी कुछ, ओहो हाँ जी, ये मुझे दिया है x प्लस में y एंड 2, ये 5 प्लस में z और x y, ठीक है, इज इक्वल टू द 6 2 5 8। मजेदार, देखो सबसे पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, यस सर, इन दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। अब इनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो भी सेम होंगे। एक आइडिया हमने इससे लगा लिया कि ये जो कांस्टेंट वाला जो दिख रहा है वो हमारा सेम है। तो नाउ अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं तो सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, ये पोजीशन है यानी कि 1 1 की पोजीशन, x प्लस में y इज इक्वल टू 6 हो गया, एक इक्वेशन में इससे वैल्यू मुझे नहीं मिली। मैंने कहा चलो हम निराश नहीं होंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहां पर गए, 5 प्लस में z इज इक्वल टू द 5 आया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो z की वैल्यू 0 आ गई। चलो एक तो मुझे मिल गया। अब मेरे पास जो मिसिंग है x और y है, परंतु मुझे x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर उसने आपसे अदर कैलकुलेशन या अदर इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की। मैट्रिक्स से ये क्वेश्चन चला गया क्लास 10th के स्किल के ऊपर, ठीक है, कि आप इन दोनों को सॉल्व करो। हमने कहा ठीक है, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस में y, इक्वेशन नंबर 3, इसे मैं इसमें पुट कर देता हूं 2 में, तो x की जगह आएगा 6 माइनस में y इनटू में y इज इक्वल टू द 8, ठीक है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, यानी कि 6y माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू द 8। ये सारी टर्म्स उधर उठाकर ले जाइए, तो y स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 8 आगे आपके पास। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा सिस्टमेटिकली तरीके से लिख दिया, मेरे पास ये आ जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस में 4y एंड प्लस में 2y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टर सही बने? पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या ये फैक्टर सही है? नहीं, ये फैक्टर सही नहीं, क्योंकि इन दोनों को जो जनरली स्टूडेंट गलती करता है, इन दोनों को अगर आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो अब इसको करेंगे कैसे? तो इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है देन हम सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है, ठीक है। तो आगे हम इसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, ओके। ओके, तो जब हम यहां पर आते हैं तो एक छोटी सी गलती स्टूडेंट से सिर्फ फैक्टराइजेशन होती है, जो कि मैंने आपको पहले करके दिखाया था। उसमें इसके फैक्टर करोगे, तो जब इसके फैक्टर करोगे तो माइनस में 4y एंड माइनस का 2y आएगा, प्लस का लगाते ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो चल रहा है 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 तो मिलेगा, परंतु जब आप उन्हें ऐड करोगे तो आपको 6 नहीं मिलेगा। सो यहां से y कॉमन ले लिया तो y माइनस में 4 आ गया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस में 2 ब्रैकेट ऑफ द y माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। पर ये फाइनल आंसर नहीं है, हमारे पास अभी x भी निकालना है। तो जब मैं y इज इक्वल टू द 2 लेता हूं तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से 6 माइनस 2 यानी कि 4। यदि मैं y इज इक्वल टू 4 लेता हूं तो x की वैल्यू 6 माइनस में 4 इज इक्वल टू 2 आता है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, नहीं छोड़ सकता, क्योंकि भैया इसमें 3 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल है, तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कैसे किया जाए, बड़ा आसान है ये, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसको हटाएं पहले, यहां से स्क्रीन में से सब हट जाएगा, हट जाएगा। ओह वो भी हट गया, ये तो गलत है, मैंने वो नहीं हटाना था। ओके, तो इसको हटा दो, यहाँ से पहले ये हटाते हैं, ठीक है, फिर ये हटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जो थर्ड पार्ट है बड़ा आसान है ये, x प्लस में y प्लस में z, 3/1 का है मैट्रिक्स, x प्लस में z एंड y प्लस में z, ये मेरे पास दिया हुआ है। ये आपका 3/1 का है, मैं ऐसी जनरली लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, और ये हो जाएगा 9 5 और ये 7, ये इसका है, ठीक है। ये भी 3/, यानी इनके ऑर्डर सेम है। तो रिस्पेक्टिव पोजीशंस के एलिमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल। x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 हो गई।
x प्लस में z इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 2 हो गई, और z प्लस में नहीं y प्लस में z इक्वेशन नंबर 7, सॉरी x प्लस में z इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब एक बात याद रखना, कितने अननोन है? 3 अननोन है। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन मिनिमम आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए, या फिर 3 अननोन होते तो आपके पास कोई से भी 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए, और नहीं तो 2 आपको नोन चाहिए, तभी आप तीसरे को निकाल पाओगे। तो हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे करें भाई? आपस में किसी एक की वैल्यू निकालो, मैं इससे निकाल लेता हूं x की वैल्यू की 5 माइनस में z, और इसे मैं पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड दूसरे में तो जरूरत ही नहीं है, 1 में ही कर दो बस, एंड की जरूरत ही नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 x की जगह क्या जाएगा? 5 माइनस में z प्लस y प्लस z इज इक्वल टू द 9, z से z कैंसिल, y 9 माइनस में 4 या 9 माइनस में 5 4 दे देगा, तो y की वैल्यू 4 आ गई। हमें बड़ी खुशी हुई कि y की वैल्यू 4 आ गई। z की निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 4 प्लस में z इज इक्वल टू द 7, तो z की वैल्यू 3 आ गई। ओके, इसका नाम रख दिया 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू द 5 माइनस में 3, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। खत्म बात, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 6 का अपडेट वर्जन है। मैं अगर आपकी जगह होता तो इस यहां पर वीडियो को पॉज करता और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करता, और फिर लास्ट में जाकर मेरे साथ आंसर मैच कराता। ठीक है, आप भी यही कर सकते हो, चलिए, पर नहीं, स्टार्ट करते हैं। मैं तो कर रहा हूं सॉल्व, आप अपनी तरफ आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन पे चले भाई, क्योंकि ये इक्वल 8 है, तो ये वाला जो है आपके पास a माइनस में b ट्वाइस ऑफ a प्लस में c, ट्वाइस ऑफ a माइनस में b थ्राइस ऑफ c प्लस में d इज इक्वल टू द -1 5 0 और 13। पहली बात, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, ऑर्डर सेम, ओके, इक्वल है। चलिए इक्वेशंस बनाइए। a माइनस में b इज इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 1, ट्वाइस ऑफ a प्लस में c इज इक्वल टू द 5, इक्वेशन नंबर 2, ट्वाइस ऑफ a माइनस में b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3, थ्राइस ऑफ c प्लस में d इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। मैंने आपको बोला था कितने अननोन है? 3 है, मिनिमम कितने चाहिए? 3। इक्वेशन इसने 4 दे दिया, तो इसने तो बहुत अच्छा किया। तो किसी भी दो को सॉल्व, मतलब आपको सॉल्व करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। तो ए बी वाले ये दोनों भाई हैं, तो मैं इनका यूज कर लूं तो मेरे से ए और बी जल्दी निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, a माइनस में b इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड ट्वाइस ऑफ a माइनस में b इज इक्वल टू द 0। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये माइनस आ गया तो ये कट गया, तो माइनस का a इज इक्वल टू द -1, तो a की वैल्यू आ गई 1। अगर a की वैल्यू 1 है, माइनस b इज इक्वल टू -1, ओके, तो माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई 0। बहुत बढ़िया। अब हमारे लिए c और d निकालना आसान हो गया। कैसे? देखो, मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन दी है, ट्वाइस ऑफ a प्लस में c इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू थी 1, तो 2 इंटू में 1 प्लस में c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू आ गई 3। फिर मैंने ली इक्वेशन नंबर 4, यानी कि 3c प्लस में d इज इक्वल टू द 13, तो 3 इंटू में 3 प्लस में d इज इक्वल टू द 13, यानी कि 9 प्लस में d इज इक्वल टू द 13, तो d की वैल्यू आ गई 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन पर बेस्ड था और कुछ भी नहीं। ओके ओके, तो हमने यहाँ पर सॉल्व के लिए a की वैल्यू हमारे पास आ गई। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं इसी में पुट कर देता हूँ ना, a क्या है, a माइनस में b इज इक्वल टू -1, यानी a की वैल्यू 1 माइनस में b इज इक्वल टू -1, माइनस b इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। लो जी, ये b की वैल्यू भी आ गई। अब आते हैं हम लोग c पे। c निकालने के लिए हमने इसकी हेल्प लिया, तो 2a प्लस में c इज इक्वल टू द 5, 2 इंटू में 1 प्लस में c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ओके, अब d निकालने के लिए हमने इसकी इक्वेशन 3c प्लस में d इज इक्वल टू द 13, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 3 प्लस में d इज इक्वल टू द 13, 9 प्लस में d इज इक्वल टू द 13, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 4, यानी कि ये भी मेरे पास आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि a आपके पास aij m/n का एक मैट्रिक्स है। कहता है ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा? तो आपको पता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, या फिर जो
कॉलम होती है वो रो के बराबर या रो को दोनों के दोनों आपस में जब बराबर होते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू n की जब कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा? सी। आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या कहता है देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। 9 आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आप भी कहोगे सर आप कर ही नहीं रहे हो, हमसे करा रहे हो, तो 9 वाला क्वेश्चन आप खुद करो। क्यों? इक्वालिटी का क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया, आराम से आपसे हो जाएगा। यार ये तो देख के पता चल रहा है y की वैल्यू 7 आ रही है और x की वैल्यू -7/3 आ रही है ना। -7/3x है कहीं? नहीं है, ठीक है। तो यहां से लेके देख लो, ये x की वैल्यू अगर 0 यहां पर रख के देख लो आप लोग, नॉट। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करता हूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या देगा? क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या देगा? अच्छा, इसमें ना एक डाउट मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट कई बार पूछते हैं, तो इसका जो आंसर है ना, देखो जैसे यहां से और यहां से x की वैल्यू मिल रही है आपको, मैं एक बार आपको बता ही देता हूं, फिर आप कहोगे 3x प्लस में 7 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाय 3 आ रही है। परंतु यहां पर देखो तो 2 माइनस में 3x इज इक्वल टू 4, माइनस में 3x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ रही -2 डिवाइडेड बाय 3। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि किसी एक के बेसिस पर आप काम मत करना। जैसे कि एक बच्चे ने ये निकाला और मैंने एक ऑप्शन दिया होता -7 डिवाइडेड बाय 3 मैंने यहां दिया होता, तो बच्चा फटाफट इसे लगाता और चलता बनता। पर यहां पे देखो x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो आपका आंसर होना चाहिए यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यानी इसमें ये इक्वलिटी है ही नहीं, तो आप गलत क्वेश्चन दे रहे हो। एंड दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई? देखो बहुत ध्यान से समझना, एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके 3x3 का ऑर्डर है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये हो गया आपके 3 इंटू में 3। अब हर मैट्रिक्स जो है वो टोटल कितने एलिमेंट रख सकती है? 9। आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं? 1 एंड 2, तो यानी कि इन 0 एंड 2 है, 0 एंड 1 क्या है? हाँ, 0 एंड 1 आपके पास डिस्टिंक्ट 2 एलिमेंट है जिनको आपने यहाँ पे अरेंज करना 9 पोजीशंस पर। तो इसके लिए आपका क्या बन जाएगा? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9, यानी कि 512 इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थी 3.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और जिस जगह पर मैंने आप लोगों से बोला है कि प्लीज थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, तो वहां पे खुद से करना है। एंड ये स्कोरिंग चैप्टर है, बेस क्लियर करता है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आती है, देन मल्टीप्लिकेशन में हम लोग मतलब ये क्लियर होता है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो जाता है। तो अगली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन पे बनाऊंगा, यानी कि 3.2 एक्सरसाइज पे बनाऊंगा। तब तक मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, ये एक्सरसाइज एंड इसके एग्जांपल अच्छे से सॉल्व कर लो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।